हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 2023 में अगर आपको आईएएस बनना है तो कंसिस्टेंसी के साथ आपकी मेहनत का होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक पागलपन और एक जुझारू रूप से काम करते रहिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, यह जो सेशन है ये पूरी तरह से मेंस को डेडिकेटेड है। हमारे किस चीज़ को लेके? पॉलिटी को लेके, जीएस पेपर 2। ठीक, इसके पहले जब हमने सिलेबस देखा था तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही था कि संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या है। उसके बारे में हमने सेशन 1 में बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है संविधान के विकास में क्या चुनौतियां थीं और उसके समाधान हमारे संविधान निर्माताओं ने कैसे खोजा। देखिए, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले 2-3 फैक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला फैक्ट है, भारत में संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। जैसे कि आप जानते हैं 1935 में भारत शासन अधिनियम आने वाला था। देखा जाए तो वो बहुत बड़ा भाग है जिसका हमारे संविधान का, सीधी सी बात है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। तो 1935 में आने वाला था, तो उसी के पहले एम.एन. रॉय ने ये बात कही कि भारत के जो लोग हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए। अगली बात है, संविधान सभा का जो गठन हुआ वो मुख्य रूप से 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं के आधार पर हुआ था, क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन आया। उस कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीय लोगों को अपना संविधान बनाने का हक है, और उसी आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। अगला है, संविधान सभा में कुल 379 मतलब 1 कम 90 सदस्य थे, जिनमें प्रांतीय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवार भी शामिल थे, साथ ही देशी रियासतों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि भी शामिल थे। हुआ क्या कि जब संविधान सभा का गठन होने लगा तो इसमें समस्या यही आई, किसको शामिल किया जाए किसको नहीं। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें सीधा शामिल कर लिया गया, कुछ ऐसे थे जो प्रांतीय चुनाव में जीतकर आए हुए थे, और कुछ ऐसे थे जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो संविधान का विकास होने लगा, मतलब उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई ना, तो हमारे पास मुख्य चुनौतियाँ ऐसी क्या थीं, जहाँ पे क्या हुआ, संविधान निर्माताओं को सोचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अनुभव हमारे उतने अच्छे थे नहीं, न शासन करने के न शासन में भागीदारी के। रीज़न क्या था, जब भी हम भागीदारी करने की कोशिश करते थे तो गवर्नर के द्वारा, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं थी उससे निपटने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें उन चुनौतियों से लड़ने के लिए कुछ समाधान ढूंढने पड़े। सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं क्या चुनौतियाँ थीं। देखिए, लिखा है संविधान के विकास में मुख्य चुनौतियाँ। तो जो ये मुख्य चुनौतियाँ रहीं, या जो कुछ चीज़ें जो हमेशा बहुत ज़्यादा ढूँढने पे मिली, वो क्या थी? मतलब जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, किससे परेशान हुई? संविधान निर्माताओं की। वो नंबर 1 पे था ना, भारत की विशालता और विविधता। सीधी-सी बात है, हमारा देश बहुत बड़ा था, विविधता बहुत ज़्यादा थी, अनेक धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा बहुत ज़्यादा थी। तो हमें अनेकता में एकता लाने की कठिनाई थी, क्योंकि उस समय का देश जो था ना, इस स्थिति में बैठा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान एकदम टूट गया था, एक अलग देश बन गया था। इधर जो है बांग्लादेश की स्थिति यहाँ जान ही रहे हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस समय से घटनाएं इतनी ज़्यादा समस्या थी कि कैसे हम धर्म, जाति, संस्कृति और भाषा के आधार पर सबकी मांगें बहुत अलग थी। तो कहीं ना कहीं इस विशालता को, इस विविधता को संभालना, समेटना एक बहुत बड़ी चुनौती तो रही ही होगी। आप खुद सोचिए ना, आपके घर में अगर 4 व्यक्ति हैं और चारों की मानसिकता अलग है, तो उसको ही संभालना कितना आपके लिए टफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं किसी देश की उतनी बड़ी विविधता है, उतनी विशालता को संभालना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए कितना कठिन रहा होगा। ये चीज़ें जब आपके ऊपर गुजरती हैं तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो पढ़ के तो हम निकल ही जाएंगे। चलिए अगली बात समझते हैं क्या है। विविध हितों की रक्षा करना, जैसे अल्पसंख्यक कुछ रहे ही होंगे, पिछड़ी जातियाँ, महिलाएं आदि, इनका भी मुद्दा बहुत ज़्यादा था। जैसे आप जानते हैं महिलाओं की स्थिति उस समय तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो पिछड़ी जातियाँ थीं उनकी हालात थी, खराबी थी, क्योंकि जानते हैं जो हमारे अम्बेडकर साहब हैं वो लगातार उनके लिए लड़ रहे थे, अल्पसंख्यक भी थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। तीसरा, सांप्रदायिकता की समस्या, क्योंकि आप जानते हैं विभाजन का सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता था। किसके द्वारा लाया गया? 1909
याद करिए, जो 1909 का जो अधिनियम था उसने क्या कहा, सीधी सी बात है, जितने मुसलमान हैं उनको क्या करना था, सिर्फ मुस्लिम को वोट देना था। उसका विस्तार कहाँ किया गया, जाके 1919 में, उसके बाद 1935 में भी उसका विस्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता थी वो इतनी ज़्यादा हावी थी कि वह कहीं ना कहीं देश के विभाजन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। हमें एक ऐसा संविधान चाहिए था जो इन सब समस्याओं से परे हो। तो समस्या तो आएगी ना, चुनौतियां तो आएगी, है ना। अगली बात है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संविधान का निर्माण। हम ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, जो भी संविधान में सभा में आए हुए लोग हैं, उन सब की बात मानी जाए, उन सबको अपना बोलने का पूरा हक दिया जाए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, मतलब सबकी बात, सबका विश्वास की बात हो। तो यही भी समस्या है, क्योंकि कोई कुछ और कहेगा, कोई, देखिए हर जितने भी लोग आए थे ना, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को बिलोंग करते थे, किसी न किसी क्षेत्र के थे, तो वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा चीज़ें शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी बहुत बड़ी चुनौती रही होगी उस समय। अगली बात आती है भारत की आकांक्षाओं। जो भारत की आकांक्षाएं थी कि हमें अगर ब्रिटिश से मुक्ति चाहिए, ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहिए, तो मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, स्वतंत्रता। मुझे क्या चाहिए, पूरे देश में मैं कहीं भी घूम सकूं, व्यापार कर सकूं, अपने समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीवित रह सकूं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आकांक्षाएं थी, उसके अनुरूप होना चाहिए हमारा संविधान। दूसरा, श्रेष्ठ राजकीय व्यवस्था का निर्माण भी हो, क्योंकि हम जानते हैं जो भी राजकीय व्यवस्था आज तक रही है ब्रिटिश शासन की, वो कहीं ना कहीं इतना दुर्भाग्यपूर्ण रही है कि भारत के लोगों को उनका हक तो मिला ही नहीं, और ना ही वो श्रेष्ठ राजकीय व्यवस्था को समझ पाए। ये होती है, ये होती है, सिर्फ हर जगह शोषण था। तो ये सब समस्याएं बहुत विकट रूप में थी भारत के संविधान निर्माताओं के सामने। अगर यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के विकास में मुख्य चुनौतियां क्या रही, जिससे जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्हें सोचने पे मजबूर किया, तो आप इन सब पॉइंट को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, समाधान के बारे में। चुनौतियां तो हमें पता है क्या क्या है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत की बहुत विशालता है, विविधता है। दूसरी, विविध हितों की भी रक्षा करनी है, सांप्रदायिकता की भी समस्या को समाप्त करना है, लोकतंत्र प्रक्रिया भी होनी चाहिए, भारत की आकांक्षाएं और एक श्रेष्ठ राजकीय व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ तक जो था लगातार समस्याएं बनी थी, तो अब समाधान भी चाहिए। तो जो भी संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। सबसे पहला, ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में बताया कि भारतीय संविधान सभा के दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पर आधारित थे। पहला, सर्वसम्मति, मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया। दूसरा, समायोजन, मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ है जो विरोधी है, तो विरोधी को क्या करना पड़ेगा, समन्वय, तो समायोजन। और तीसरा था परिवर्तन के साथ चयन। अगर कहीं समस्या आ रही है तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन के साथ चयन को लेकर आएंगे। ठीक, तो ये 3 मुद्दे थे, 3 बातें थीं जिससे इन ऊपर वाली बातों का संपूर्ण समाधान हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कर पाए, और जिससे क्या हुआ, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। बात करते हैं सबसे पहले सर्वसम्मति की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि शीघ्रता से निर्णय न लिया जाए और जहां तक संभव हो एक मत होकर फैसले किए जाएं। सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हमें, हमारी जो चुनौती थी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। सीधी सी बात है, अगर संविधान हम जबरदस्ती बना के भी निर्माण कर लेते तो कहीं ना कहीं एक तबका जो होता वो हमेशा क्या कहता कि संविधान बनाने में हमारा हमेशा अनदेखी की गई, इसीलिए आज भारत परेशान है, इसीलिए आज भारत की ये स्थिति है। तो वो इतना बोलता, वो हमेशा ये कहता। तो इसीलिए उन्होंने कहा शीघ्रता से निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं भाई, देखो जहाँ तक संभव हो एक मत से फैसला हो, नहीं तो वोटिंग पावर तो है ही हमारे पास। जैसे उदाहरण में आया, संघीय व्यवस्था की क्या भाषा होनी चाहिए, संसद का कार्यकाल क्या होना चाहिए, संसद का द्विसदनीय होना। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे सभी सहमत थे, मतलब यहाँ वोटिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सब लोगों ने एक साथ हाँ बोला था। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जहाँ सर्वसम्मति की बात आई। अब अगली बात आती है समायोजन की।
देखिए, समायोजन का तात्पर्य है दो परस्पर विरोधी समझी जाने वाली विचारधाराओं के बीच समन्वय। जैसा मैंने बताया, आप ए चाहते हैं, दूसरा बी चाहता है, तो उसके बीच का कोई हिस्सा लाया जाए, ए बी को मिक्स करके डिवाइड बाई 2 कर दिया जाए, है ना, ऐसा कुछ हो, समन्वय लाया जाए। तो ऐसा क्या था, सामान्य परिस्थितियों में राज व्यवस्था संघात्मक प्रणाली है और आपातकालीन परिस्थितियों में एकात्मक प्रणाली है। इसका क्या मतलब है, देखिए, इस समय नॉर्मल स्थिति है, पूरे देश में सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो संघात्मक प्रणाली है। संघात्मक मतलब हुआ केंद्र में एक सत्ता है जिसके इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो राज्यों में सभी अलग अलग कौन है, मुख्यमंत्री हैं, जो क्या कर रहे हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर कोई समस्या ऐसी आती है जहां आपातकालीन स्थितियां होती हैं, जैसे वॉर हो गया, ठीक, या कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत इंटरनल गृह युद्ध मच गया, तो वहाँ पे एकात्मक प्रणाली होगी। मतलब जितने भी राज्य के जो भी प्रतिनिधि हैं वो शांत हो जाएंगे और पूरी शक्ति किसको मिल जाएगी, संघ को, मतलब राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह के हर कार्य कराएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में यही चीज़ें तो सिखाई गई कि दो परस्पर विरोधी चीज़ें थी, हमने उसको क्या किया, समन्वय लाया। जैसे सामान्य परिस्थितियों में हम संघात्मक रहेंगे, लेकिन आपातकाल में हम एक हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात रही जिसे कहा गया परिवर्तन के साथ चयन। हमने संघात्मक व्यवस्था अमेरिकी संविधान से तो ली, किंतु परिस्थितियों के से परिवर्तन किया। जैसा आप सभी जानते हैं, अमेरिका में फेडरलिज्म चलता है और भारत यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। यूनियन मतलब भी संघ होता है, फेडरलिज्म मतलब भी संघ होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। यूनियन यूनियन का मतलब होता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते, लेकिन फेडरलिज्म में क्या क्या गया है कि जो राज्य हैं वो संघ से अलग हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, भले ही संघीय व्यवस्था कहाँ से ली, अमेरिका से, लेकिन उसमें हमने परिवर्तन किए, ठीक। अब ये समस्या जब भी संविधान सभा बैठी होगी तो वहाँ पे ये सब मुद्दे उठे होंगे, तो उन मुद्दों को सॉल्व करने का ये सब बेहतर तरीका था। तो आप बहुत आराम से समाधान और चुनौतियाँ लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और शॉर्ट नोट्स है तो आराम से याद करने में भी आपको समस्या नहीं आएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें मैं कहाँ पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर, अगर आप कोई समस्या है तैयारी से संबंधित तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। संविधान पर संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला। यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकती है, क्या भारतीय संविधान में भारतीय संविधान निर्माताओं के व्यक्तित्व का प्रभाव झलकता है? टिप्पणी कीजिए। 10 नंबर का सवाल मान लीजिए यही एक आसान सा पूछा, तो कहीं ना कहीं उत्तर लिखने में कठिनाई आ जाएगी, क्योंकि हमने इस हिसाब से कभी पॉलिटी तो पढ़ा ही नहीं, रटते थे, सीधी सी बात है चीज़ों को, क्योंकि हमें प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जो संविधान बनाना, उस संविधान में जो संविधान निर्माता थे, क्या उनके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा है? आइए देखते हैं कि है कि नहीं। नंबर 1, गांधीवादी विचारधारा। देखिए, गांधी जो थे ना, वो भले ही संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन वो उनकी विचारधारा से तो उस समय सभी लोग प्रभावित थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, या जितने भी लोग थे उस समय, है ना। तो गांधीवादी विचारधारा का बहुत बड़ा महत्व है। क्या है? निम्न प्रावधानों से समझाया जा सकता है या अपनाया गया। कहाँ पे? हमारे संविधान में। तो क्या क्या प्रावधान अपनाए गए? जैसे पंचायतों का गठन, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं देखो, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा ये चाहते थे ना कि जो सबसे नीचे का तबका हो उसको सबसे ज़्यादा ताकत मिले। मतलब वो चाहते थे पंचायतें सबसे ज़्यादा ताकतवर बने। रीज़न क्या था? वो चाहते थे अगर नीचे का तबका बहुत ताकतवर रहेगा तो वो आराम से धरातल से जुड़ा होगा और वो क्या करेगा, हर व्यक्ति को समाज में हर व्यक्ति को समान पहल दे पाएगा और सबको एक तरह से आगे बढ़ा पाएगा। ये किसकी विचारधारा थी? गांधी जी की। तो कहीं ना कहीं पंचायतों का गठन इसी हुआ है, इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा त्रिकोणीय सरकार बनती है। एक तो संघ में, मतलब केंद्र में, दूसरी राज्य में और तीसरी पंचायतों में। अगली बात आती है पिछड़े वर्गों से के उत्थान संबंधी विशेष प्रावधान किए गए हैं। आप भी जान रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो,
अनुसूचित जनजाति हो, उन सब के लिए विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप जानते हैं हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत। अगली बात करते हैं नीति के निदेशक तत्व। इसमें कहा गया है ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे गाय या दुधारू जो भी जीव हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनकी रक्षा किया जाए। ये नीति निदेशक तत्वों में लिखा गया है। कहाँ से? गांधीवादी विचारधारा है, अनुच्छेद 43। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो गांधी विचारधारा से थे और इनका व्यक्तित्व तो हमारे संविधान पर स्पष्ट रूप से दिखता है। अगली बात आती है समाजवादी विचारधारा के बारे में। देखिए, समाजवाद का मतलब क्या होता है? हम ये चाहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास क्या मिले, उसको आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले या सामाजिक व्यवस्था से वो जुड़ा रहे। इसे कहते हैं समाजवादी विचारधारा। जो हमारे संविधान निर्माताओं में एक मुख्य व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे। तो उनका जो विचार था ना, वो हमेशा लोक कल्याण पर अधिक बल दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 38 कहाँ पे है हमारा? ये है नीति के निदेशक तत्वों में। वहाँ बात की गई है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की समानता मिले। तो ये कहीं ना कहीं जो विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, तो ये कहाँ से मिली? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सच में बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे। ठीक है, और जब चाइना ने हमला किया तो ये सच में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, उसके बाद ये इनकी डेथ ही हो गई है ना। तो इनको झटका लगा था क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि चाइना हमारे ऊपर ऐसा अटैक करेगा, क्योंकि चीनी चीनी और हिंदुस्तानी चीनी भाई 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 का जो नारा था वो इन्होंने ही दिया था। ठीक, चलिए अब अगली बात करते हैं उदारवादी विचारधारा। देखिए, उदारवादी विचारधारा का मतलब होता है ना कि मैं किसी भी चीज़ों के प्रति बहुत उदार हूँ, हर व्यक्ति का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना चाहिए। मैं ना किसी को पक्ष में देखता हूँ ना ही विपक्ष में, मैं कैसा रहता हूँ? न्यूट्रल। इसे कहते हैं उदारवाद होना। तो ब्रिटिश शासन की कटु अनुभव से सभी सदस्यों की विशेषता कही जा सकती है। जी हाँ, कि उदारवादी कहीं ना कहीं जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में, उन सब का क्या था? एक तरह की विशेषता रही, उदारवाद। सब ने कहा यार देखो, आज तक भले ही भारत के लोगों ने कष्ट जिया, हमेशा टेंशन में रहे और हमेशा उनको प्रताड़ना ही मिली, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब हमारी बारी है तो हम संविधान कैसा बनाएंगे? उदारवादी। इसीलिए आपने सुना होगा वकीलों से कहते हुए कि संविधान में इतनी गलतियां हैं या इतनी त्रुटियां हैं, किस चीज़ को लेके? कठिन नहीं है ना, टफ नहीं है, लोगों को आज़ादी बहुत देता है, इसीलिए हम न्यायालय में उनको बचा पाते हैं। ये एक तरह की टिप्पणी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संविधान में बहुत बुराइयां हैं, मैं ये बता रहा हूँ ऐसा लोग कहते हुए प्रतीत होते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि जो हमारे कौन थे निर्माता थे, उन्होंने हमेशा उदारवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे संविधान पर इन दृष्टिकोण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को है, समान न्याय, किसी को भी स्पेशल नहीं है, है ना, सबको समान न्याय। कानूनी समकक्षता, मतलब कानून के सामने सभी एक समान है। वयस्क मताधिकार, हाँ, किसी को भी पता है मताधिकार से बिल्कुल भी वंचित नहीं किया जा सकता, आदि। ये कहीं ना कहीं उदारवादी दृष्टिकोण है। अगली बात करते हैं हम लोग एकीकृत विचारधारा। देखिए, एकीकृत विचारधारा मतलब हो गया कि हम कैसे रहें, संघात्मक रहें और हमें कोई अलग ना कर पाए। तो ये होती है एकीकृत विचारधारा, जिसके प्रबल समर्थक कौन रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, आप भी जानते हैं कई रियासतों को जोड़ा है इन्होंने। आज इनको हम क्या बोलते हैं? लौह पुरुष बोलते हैं। तो इन्होंने ये विचारधारा कहाँ से पाई? फूट डालो राज करो की नीति का कट अनुभव हमें भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में अहम रोल निभाया। रीज़न क्या था कि आप जानते हैं फूट करो राजनीति, कहीं ना कहीं ये जो राजनीति थी, फूट डालो राज करो, तो इससे क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ, है ना। जब भारत का विभाजन हुआ और भी चीज़ें जो घटी कि जो भी रियासतें हैं उनको शामिल होना है नहीं होना है वो उनके ऊपर है, ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है? हमारी अखंडता पे चोट थी। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे वो प्रबल समर्थक थे किस चीज़ के? हमें एकात्मक होना है। तो ये चीज़ें सीधा सीधा हमारे अनुच्छेद नंबर 1 में ही दिखता है कि भारत एक संघ है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। ऐसा अनुच्छेद 1 में लिखा है स्पष्ट रूप से।
तो ये उदाहरण है आपका। दूसरा, प्रस्तावना में अखंड शब्द का होना। जो 42वें संविधान संशोधन में अखंड शब्द जोड़ा गया था, इससे स्पष्ट होता है कि हम संविधान की प्रस्तावना में ही लिख दिए हैं कि हम अखंड हैं, हम टूट नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं एकीकृत विचारधारा का बहुत प्रबल समर्थक है। अगर आपसे अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि व्यक्ति जो भी संविधान निर्माता हैं उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा, तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रभाव। क्योंकि आप सबको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब संविधान का क्या प्रारूप रहेगा उसकी समिति बनाई गई थी कि संविधान किस फॉर्मेट में आएगा, कैसे चैप्टर होंगे, कैसे भाग होंगे, कैसे उसको स्थापित किया जाएगा, तो उसके अध्यक्ष थे। ब्रिटिश काल में ही दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं शुरू से ही इनका एक ही लक्ष्य था कि हमें क्या मिले, सम्मान, हमें क्या मिले, एकदम बराबर का दर्जा, तथा जातिगत भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति की व्यवस्था वाले अनुच्छेद 29 और 30, ये सब क्या दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का प्रभाव बहुत था। 15 आप जानते हैं, ठीक है। 16 आप जानते हैं कि आपको नौकरी में, ठीक, और अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति इनकी व्यवस्था करने वाले 29 और 30, ये सभी अनुच्छेद क्या हैं, ये यही बताते हैं कि भीमराव अंबेडकर का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था किस पे, हमारे संविधान बनाने में। और आपको भी पता है जब ये गांधी और इनका समझौता हुआ था अम्बेडकर जी का, तो वहाँ भी गांधी ने ये बात कही थी कि संविधान आपके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, आइए बात करते हैं अगला। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो ये भी तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर का ही प्रभाव दिख रहा है कि हमें अल्पसंख्यकों को बचाना है। आगे, इसके अलावा संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची सीधा अनुसूची बना दी गई। जाति और जनजातियों के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान अम्बेडकर जी का ही प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है 150-200 शब्द का बहुत अच्छा मटेरियल है, यही चुपचाप लिख के चले आइएगा। कंक्लूजन और आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप आराम से, अगर 10 नंबर का है तो 5 से 6 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए अगली बात करते हैं हम लोग संविधान की मुख्य विशेषताएं। हमने पहला क्या पढ़ा, ऐतिहासिक आधार। दूसरा हमने पढ़ा इसके विकास में हमने देखा उसका समाधान, उसकी चुनौतियां। उसके बाद हमने देखा कि जो संविधान बनाने में जो उनके निर्माता थे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कितना रहा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स को हमने उठाया और उनके व्यक्तित्व को देखा। अब हम समझेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान बना तो उसकी क्या विशेषताएं रही, क्योंकि हमारा अगला यूनिट 1 में आप सीधा पढ़ेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है उसमें। ठीक, तो देखते हैं मुख्य विशेषता क्या है हमारे संविधान की। पहला लिखा है सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित हो, है ना। तो सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित हो, ये हमारे संविधान की विशेषता है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, क्योंकि जब संविधान आया, मूल संविधान था, उनमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और लगभग 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ये हमारी विशेषता है हमारे संविधान की। अगली बात है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि कोई बाहरी शासन हमारे ऊपर नहीं है, जितने भी इंटरनल डिसीजंस या बाहरी डिसीजंस होते हैं वो उसके खुद हम हकदार हैं। तो ये होता है संप्रभुता। इसमें क्या दो चीज़ें होती हैं, एक लोकतांत्रिक और एवं गणतांत्रिक शासन प्रणाली। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है और गणतंत्र दोनों है। अगली बात करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था। सीधी सी बात है, हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। दूसरा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हैं हम समाजवाद को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, मतलब किसी भी जाति या धर्म की तरफ हमारा उतना झुकाव नहीं है, राज्य का झुकाव नहीं है, आपका हो सकता है। अगली बात, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों का समावेशन, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मूल अधिकार हैं, नीति के निदेशक तत्व हैं एवं मूल कर्तव्य हैं, उनका समावेशन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसके बारे में भी जब हम लोग अभी इसके पढ़ेंगे, जब इम्पॉर्टेंट इसकी बात आएगी ना, तो इन तीनों के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को हमें पढ़ना है, तो हम ये समझेंगे ना तीनों का समावेशन किस तरह हुआ है। बस अब ये जान लीजिए, ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। आगे,
संघात्मक और एकात्मक दोनों तत्व, इसको हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा जाना इसके बारे में। अभी डिटेल में भी जानेंगे कि संघात्मक एकात्मक का मेन रीज़न क्या है, कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें, ठीक है। दूसरा, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है। और संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है। देखिए, संसदीय संप्रभुता का मतलब संसद कानून बनाएगी, और न्यायिक मतलब कोर्ट क्या करेगी, उसकी सर्वोच्चता है। इसीलिए ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। अगर वो कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं वो कानून बन जाता है। तो ये ज़बरदस्त विशेषता है। कई देशों में ना सुप्रीम कोर्ट को उतनी ताकत ही नहीं है, हमेशा संसद ही सब कुछ है। जैसे इंग्लैंड में अगर संसद ने कुछ कह दिया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी उसको काट नहीं सकती, लेकिन यहाँ है वो काट सकती है। क्यों? संसदीय संप्रभुता अलग है। कोर्ट उस पर मना ही नहीं कर सकता है कि आप कानून मत बनाइए, इस पे वो बनाएगा। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन में भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सर्वोच्चता किसकी है? न्याय मतलब सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी हमारे संविधान की, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन प्रणाली। विश्वास करिए बहुत लोगों से अगर अभी आप पूछेंगे ना लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो उनको नहीं पता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला, संघात्मक एकात्मक तत्वों का विश्लेषण, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कठोरता एवं लचीलापन का समझिए, याद कीजिए 2016 में सीधा इस पे क्वेश्चन आया है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, इस पे तो मतलब समझिए धड़ल्ले से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में। देखिए, लोकतांत्रिक क्या होता है, मतलब लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन कहीं ना कहीं लोकतंत्र है। तो ये बात जो आज हम सुनते हैं ना, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, तो ये बात कहीं ना कहीं किसके द्वारा कही गई थी? अब्राहम लिंकन। इसीलिए अमेरिका कहा जाता है कि सबसे पुराना लोकतंत्र है। क्या है? सबसे पुराना, क्योंकि वो लगभग 1884 के आसपास वो आज़ाद हो गए थे। हम कब हुए? 1947। कितना लंबा समय है ना। तो अब्राहम लिंकन ने यही कहा, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए, यही लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र शब्द ग्रीक शब्द डेमोस से आया है। डेमोस का अर्थ ही होता है लोग, मतलब फिर वही बात, लोगों का लोगों के द्वारा तथा लोगों के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। तात्पर्य, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जनता के कल्याण के लिए नीतियां बनाएंगे एवं लागू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए भारत में ही आप क्या करते हैं, विधायक सांसद इनको चुनते हैं, वो कहाँ जाते हैं? विधायिका में। वो कहाँ जाते हैं? संसद में। और वहाँ आपके लिए क्या करते हैं? आपके लिए क्या बनाते हैं? कल्याण की नीतियाँ। अब वो कल्याण की नीतियाँ बनाएंगे, उसको लागू करेंगे। ठीक, जब उसको लागू करेंगे तो ये कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये बात कही गई है कि भारत को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करता है। कौन? 326। सीधी सी बात है, वहाँ यही बात कही गई है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति तथा लिंग के आधार पर वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और चुनता कौन है? जनता। तो जनता को आप कैसे मना कर सकते हैं उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कि वो वोट ना दे? तो ये कहीं ना कहीं क्या है? लोकतंत्र है। तो अगर आपसे आज की बात कोई पूछे कि लोकतंत्र क्या है, तो आप सीधा कहिएगा, लोकतंत्र का मतलब होता है क्या, कि मैं क्या हूँ? लोगों के द्वारा, मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अर्थात लोग क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, उनके प्रतिनिधि क्या करेंगे? उनके लिए कल्याण की नीतियाँ बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। और प्रतिनिधि चुनने में हमें न धर्म, न जाति, न लिंग या किसी भी आधार पे हमें वोट से वंचित नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है वयस्क। मेरा 18 साल की उम्र का होना आवश्यक है, क्योंकि मैं ये तो समझ पाऊँ लोकतंत्र होता क्या है। मुझे इसी की बात नहीं पता तो मैं वोट कहाँ दूंगा, इसीलिए 18 साल उम्र रखी गई है। अब अगली बात करते हैं हम लोग गणतंत्र की। देखिए, गणतंत्र क्या है? सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक
मामला माना जाता है। मतलब सरकार क्या है, वो एक सार्वजनिक मामला है, ना कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। जैसे मान लीजिए आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहने लगे कि जो पीएम हाउस है वो मेरा है, या जो भी डिसीजंस लेता हूँ वो मेरे व्यक्तिगत हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर प्रधानमंत्री कोई डिसीजंस लेते हैं वो सार्वजनिक मामला है, पूरे देश का मामला है। आप एक ऐसे पद पे हैं जो सार्वजनिक पद है। मतलब इसका सामान्य से आशय है कि भारत में सरकार का प्रमुख वंशानुगत न होके जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कि हमारा जो प्रमुख है उसको हम कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, और वंशानुगत नहीं है, मतलब किसी वंश का नहीं है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है, तो जनता में से ही कोई होगा, सीधी सी बात है। तो इसे कहते हैं गणतंत्र। अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे व्हाट इज़ गणतंत्र, या क्या होता है गणतंत्र, तो आप क्या बताएंगे कि सार्वजनिक मामला होता है, सरकार का एक रूप है जहाँ पे जो शासक है वह वंशानुगत नहीं होता, मतलब किसी वंश का नहीं होता, वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। ठीक, तो ये होता है गणतंत्र। भारत में गणतंत्र के दो प्रयुक्त, मतलब दो प्रकार से माना जाता है कि भारत में ये गणतंत्र है। जैसे सरकार का जो प्रमुख है यानी राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में चुना जाता है। अच्छा ये बताइए, हम तो प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री मुख्य नहीं है। तो क्या जो यहाँ बात कही गई अप्रत्यक्ष रूप से, क्या हम राष्ट्रपति को भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं? वो तो सीधा चुन लिए जाते हैं। नहीं, वहाँ भी वोटिंग होती है, आप भी जानते हैं, विधायक सांसद सब लोग वोट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने जाते हैं। इसीलिए तो खूबसूरती है हमारे जो हमारा मतलब लोकतंत्र है उसकी यही खूबसूरती है कि हमारा जो गणतंत्र है उसको भी शामिल किया गया है, क्योंकि हमारा प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है, भले कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरती है। और दोनों को किस रूप में चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्येक 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि समय सीमा का भी होना आवश्यक है। एक लिखा है ना, एक निश्चित अवधि। ठीक। और दूसरी बात है, प्रत्येक सरकारी पद पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिकों के लिए खुला होना। जैसे आईएएस आप जान रहे हैं, आपका इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, तो आपको क्या एक ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है, और आप कम से कम 21 साल के हुए हों, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ना आपसे परसेंटेज पूछता है, ना आपसे जाति, ना धर्म, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ कहता है आइए आप एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि वो सबके लिए खुला है ना। तो ये क्या है? एक गणतंत्र का स्वरूप है। तो मुझे इतना लगता होगा कि आपको आज गणतंत्र और लोकतंत्र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सेशन आपको ज़बरदस्त, उम्मीद है जितना मुझे अच्छा लगा उतना आपको लगा होगा। मुख्य विशेषताओं में आज हमने क्या बात की? लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन प्रणाली। इसके बाद हम कठोर और लचीलापन का समन्वय पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे संघात्मक एकात्मक, उसके बाद संसदीय प्रमुखता और न्यायिक सर्वोच्चता के बारे में। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है अगले 2 सेशन और आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो यूनिट 1 है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर यार व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं कैसे कंटिन्यू करूँगा, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आप सभी से। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए।